नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 2026 सीपीसीटी एग्जाम के लिए। इस सीरीज में आज हमारे पास में है ये 15 नंबर का वीडियो है। इसके पहले के 14 वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारी भी लिंक मिल जाती है, तो वहाँ जाकर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फिर आपके पास में हो व्हाट्सअप चैनल। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारे पास में आज पहला प्रश्न है, यूजर चाहता है कि प्रत्येक पेज के नीचे पेज नंबर ऑटोमेटिकली दिखाई दे। इस उद्देश्य के लिए सामान्यतः किस डॉक्यूमेंट एरिया का उपयोग किया जाता है? देखिए, पेज में जब भी नीचे की तरफ बात हो और हमारे को यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो पेज नंबर के लिए बोल रहा है। तो पेज नंबर अगर हमको पेज के नीचे की तरफ लगाने हो तो दो टूल्स काम में आते हैं। एक हमारे पास में फुटर होता है और एक पेज नंबर खुद का टूल होता है। तो हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास में क्या है फिलहाल, जैसे यहाँ पे रूलर है, रूलर का यूज हम क्यों करते हैं? पेज को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं रूलर का। तो जो ऊपर की तरफ होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, जो लेफ्ट की तरफ होता है वो होता है हमारे पास वर्टिकल। क्लिपबोर्ड जब भी हम कट कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड में जाके सेव होता है, ये हमको पता है। नेविगेशन पेन, हमने हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स लगाई है, सब हेडिंग्स लगाई है, पैराग्राफ है, टाइटल्स है, उस पर नेविगेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। फुटर जो है, फिलहाल हमारे प्रश्न का राइट आंसर फुटर है, क्योंकि पेज में नीचे की तरफ यही होता है। अगर यहाँ पे पेज नंबर के लिए पेज नंबर का टूल यहाँ पे लिखा होता तब हम पेज नंबर के साथ जाते, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डॉक्यूमेंट को वास्तव में प्रिंटर पर भेजने से पहले यह देखने के लिए कि प्रिंट होने पर वह लगभग कैसा दिखाई देगा, कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? ये वाला प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ये रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर याद से करिएगा। हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में भी कवर करने वाले हैं और ये सीरीज चलेगी एग्जाम तक की। हमारे पास में मेल मर्ज की बात हो रही है। एक ही कोई लेटर होगा, मल्टीपल लोगों को भेजना है अलग अलग एड्रेसेस के साथ में, रिसिप्ट अलग अलग रखते हैं हम लोग, तो वहाँ यूज़ करते हैं। ट्रैक चेंजेस, हमारे डॉक्यूमेंट में किसी और के द्वारा अगर कोई परिवर्तन किए गए हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए, जांच करने के लिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले हम पेज को देखते हैं कि किस तरह से वो दिखने वाला है हमको प्रिंट होने के बाद। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू होगा। ये आपको याद रखना है, ये सही है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की भी याद रखना, कंट्रोल+ हम लोग यूज करते हैं F2। इसके द्वारा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पेज व्यू होता है जो हमारे पास में प्रिंट प्रीव्यू की तरह ही होता है, मतलब उस पर भी हमको सारा का सारा पेज दिखता है। तो हमारे MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो लेआउट और प्रिंट व्यू होता है वो यही बोलता है ना, प्रिंट प्रीव्यू वाला जो होता है यही होता है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न हमारे पास में है, मतलब ऑप्शन है कि ऑटो करेक्ट क्या होता है हमारे पास में कि हमने कोई वर्ड टाइप किया है इंग्लिश का, बेसिकली इंग्लिश के ही करेक्ट करता है, तो अपने आप उसके स्पेलिंग वो करेक्ट कर लेता है, तो वो ऑटो करेक्ट होगा, याद रखना। ठीक है, हमारे पास में ये हमारी वेबसाइट है rajcomputerbaitul.com। तो यहाँ पे हमारे पास टाइपिंग के कोर्सेस हैं। तो टाइपिंग कोर्सेस अगर किसी को लेना हो, प्रैक्टिस करनी हो, तो ये सारे कोर्सेज जो है ये वाला और ये वाला 90-90 दिन के लिए है। इसमें आपको पैराग्राफ मिलते हैं 50-50, इसमें भी 50-50 आपको पैराग्राफ मिलते हैं। ये भी हाईकोर्ट वैकेंसी के लिए ये लेना चाहिए, सीपीसीटी तैयारी करो तो फिर इसमें काम चल जाएगा, या अदर एग्जाम के लिए भी जिसमें आपको टाइपिंग करनी है। ये वाला जो कोर्स है हमारे पास में, ये बेसिक से अगर सीखना है टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग सीखना है उसके लिए ये है, इंग्लिश टाइपिंग सीखना है उसके लिए ये वाला है। चलिए आगे हमारे पास में अगला प्रश्न है, जब लॉन्ग वर्ड को 2 लाइन के बीच डिवाइड करने की आवश्यकता होती है तब हाइफनेश ऑटोमेटिकली इंसर्ट सजेस्ट करने वाला फीचर कौन सा है? हाइफनेशन तो आपको पता ही है कि जब कोई वर्ड लंबा हो जाता है तो हम यहाँ पे लास्ट में हाइफन एक डैश लगा देते हैं और बचा वाला हिस्सा हम सामने की तरफ लिख देते हैं, वो हाइफनेशन होता है। तो MS वर्ड हमको ये वाली फैसिलिटी भी देता है। बाय डिफॉल्ट कैसा होता है? नन होता है। आप उसको मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी, 3 ऑप्शन मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट नन होता है, मैनुअली भी सेट किया जा सकता है उसको, और ऑटोमेटिकली भी। तो क्या होगा? वो हाइफनेशन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। जस्टिफिकेशन, हमारे पास में जैसे यहाँ से हम जब टाइप करते हैं तो लाइनें हमारी आगे पीछे हो जाती है, कहाँ से? पीछे की तरफ से हमारी लाइनें आगे पीछे हो जाती है, यहाँ से। इधर से तो एक जैसी रहती है लगभग। तो इधर से भी हमको कैसा करना है? एक जैसा बराबर अगर हमको करने हैं दोनों तरफ से,
तब हम यूज करते हैं किसका, जस्टिफिकेशन का यूज करते हैं, Ctrl+J उसकी शॉर्टकट की होती है। पेजिनेशन हम लोग यूज नहीं करते हैं, ट्रांसलेशन हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसलेशन लेशन जो हमारे पास में हमने डॉक्यूमेंट्स में कुछ टाइप किया हुआ है ना, उसको ट्रांसलेट कर लेना है हमको, जितनी भी हमारे पास वहाँ पे भाषाएं मिलती है, कहाँ पर, डिक्शनरी में। और डिक्शनरी कौन सी होती है, हम लोग जो यूज करते हैं वो यूके और यूएस की डिक्शनरी यूज करते हैं, वो भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में, मेल मर्ज में वह डॉक्यूमेंट जिसमें कॉमन टेक्स्ट तथा लेआउट होता है जो प्रत्येक रिसिप्ट्स के लिए लगभग समान रहता है, क्या कहलाता है। हमारे पास मेल मर्ज के लिए पूछा जा रहा है। जैसे कि मेल मर्ज को हम लोग जानते हैं कि एक कोई पत्र या लेटर हम लोग तैयार करेंगे, उसको मल्टीपल लोगों को हम भेज सकते हैं अलग अलग एड्रेस के साथ में। यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि मेल मर्ज में वह डॉक्यूमेंट जिसमें कॉमन टेक्स्ट तथा लेआउट होता है, मतलब कॉमन टेक्स्ट लेआउट मतलब एक कोई लेटर यहाँ पर बना हुआ है और प्रत्येक रिसिप्ट के लिए लगभग समान रहता है ना। तो जितने भी रिसिप्ट्स होगी, जितने भी एड्रेसेस होंगे, जितने भी लोगों को हम भेजना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो हमारे पास में कॉमन टेक्स्ट होगा और उसका लेआउट होगा, ये सेम होने वाला है। तब हम मतलब उससे क्या कहलाता है ये पूछ रहा है। तो कुल मिला के बात किसकी हो रही है, मेल मर्ज की ही बात हो रही है। और मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ कि एक कोई पत्र होगा और बहुत सारे लोगों को भेजा जाएगा, वैसी ही बात है ना। प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के लाइन लिखी जरूर है। कौन सा है ऑप्शन, हमको बोल रहा है क्या वो मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है, डेटा सोर्स कहलाता है, रिसिप्ट्स की कहलाता है, या कैश फाइल कहलाता है। कैश फाइल हमारे पास में यहाँ पर एमएस वर्ड में नहीं होती है, रिसिप्ट्स की हमारे पास में नहीं होती है ना, लेकिन रिसिप्ट्स हमारे पास में जरूर होती है। और जो रिसिप्ट्स होती है हम कहाँ से ला सकते हैं, हम वो इस डेटा सोर्स से लेकर आ सकते हैं, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो, एमएस एक्सेस की फाइल हो, या मतलब वर्ड में हमने तैयार करी हो, जिसमें लिस्ट हमने तैयार करी होगी, नेम एड्रेस वगैरह वाली जो रिसिप्ट्स होती है उनकी बात की जा रही है, वो डेटा सोर्स में आ जाएगी। तो याद रखेंगे हमारे पास फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है, वो कहलाता है आपका मेन डॉक्यूमेंट कहलाता है मेल मर्ज के लिए। अगला प्रश्न हमारे पास में है, यूजर को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन को सामान्यतः क्या कहा जाता है। इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन या संस्था क्या कहलाती है। तो बेसिकली ये वो संस्था कहलाती है जो हमको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है। जैसे कि आप जियो का नेटवर्क चला रहे हो, या एयरटेल का चला रहे हो, बीएसएनएल का चला रहे हो, आइडिया का चला रहे हो, तो ये वही कंपनियां हैं जो हमको इंटरनेट की सुविधा दे रही है, मतलब इंटरनेट चलाने की सुविधा ये हमको दे रही है। और ये सारी की सारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो आप जिस भी कंपनी की सिम चला रहे होंगे वही क्या होगा, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आईएसपी होगा। सीपीयू हमको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारे पास में होता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी हम लोग पढ़ते हैं बहुत जगह। क्या यूज में आता है ये, हमने जो हाथ से लिखा होगा या कोई पुराने दस्तावेज होंगे उनको स्कैन करने के लिए, और साथ में बहुत एक्यूरेसी के साथ में स्कैन करता है और बाद में हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, है ना, इससे अगर किया गया है तो। फिलहाल प्रश्न का राइट आंसर याद रखना आईएसपी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन को मुख्य रूप से कौन सी टेक्नोलॉजी इनेबल करती है, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है, हमारे से इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन, जिस तरह से हम लोग व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं, है ना, या अदर ऐसे प्लेटफॉर्म से हम कॉल करते हैं जहां पर हम इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, सिम से कॉल करने के बजाय हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कॉलिंग कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है ना, केवल उसकी बात हो रही है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा हो, टेक्नोलॉजी इनेबल करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास में जैसे रेड दिया है तो मल्टीपल हार्ड डिस्क अगर कनेक्ट करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। ओसीआर अभी मैंने बताया, ओएमआर जो हमारे हाथ से गोले बनाते हैं काले काले, ओएमआर सीट जो होती है उसको रीड करने के लिए इसका यूज करते हैं। हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना। और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे जितने ऑप्शन दिख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और अच्छे से क्वेश्चन आते हैं और आपके आंसर इसके सही भी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन लिंक फॉलो करके वेब पेज डिस्कवर करता है तथा इंडेक्स के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यह कार्य करने वाले ऑटोमेटिक प्रोग्राम को सामान्यतः क्या कहा जाता है। कहाँ की बात हो रही है हमारे पास, सर्च इंजन की। तो सर्च इंजन पे जो लिंक होती है उसको फॉलो करके वेब डिस्कवर करता है, मतलब जितने भी वेब पेजेस हमारे पास में होते हैं उनको ढूंढता है।
तो सर्च इंजन पर ऐसा कौन सा टूल काम करता है जो हमको वेब पेज सर्च करने में मदद करता है? हमारे पास में यहाँ पर है डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर, वेब क्रॉलर और फायरवॉल। अगर डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो हम जितने भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, उसको चलाने के लिए हमको इसकी आवश्यकता होती है। ये तो होगा नहीं। कंपाइलर ट्रांसलेटर है, हाई लेवल लैंग्वेज का है ना, कि यहाँ पर जिस लैंग्वेज को हमने बनाया है उसको वो मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करेगा, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वेब क्रॉलर जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। सर्च इंजन पर वेब क्रॉलर ही क्या करता है, लिंक को फॉलो करेगा जो सर्च करने के लिए दी जा रही है और वेब पेज को डिस्कवर करके हमारे सामने लाएगा। फायरवॉल की जहां तक बात है तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ऑथराइज्ड पर्सन के लिए या नेटवर्क यूजर के लिए, या फिर ये यूज किया जाता है कोई फाइल अगर आ रही है तो उसके लिए भी। तो ये बेसिकली नेटवर्क पे हम लोग काम करते हैं। फिलहाल हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, वेब क्रॉलर है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उस पेज को क्या कहा जाता है जिसे वेब ब्राउजर स्टार्ट होने पर या होम बटन सेलेक्ट करने पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है? तो इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या होता है, उसका होम पेज कहलाता है। और हमारे को हम किसी भी पेज पे जाए, वापस होम पेज पे जाने का हमारे पास वह बटन होता है, या तो मुख्य पृष्ठ लिखा होगा या होम पेज लिखा होगा या मेन पेज लिखा होगा। तो उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे के सीधे पहुंच सकते हैं कहां पर, होम पेज पे। तो क्या कहलाने वाला है, वो होम पेज कहलाने वाला है, याद रखना। कैश पेज हमारे पास में कैश फाइल जरूर होती है जो वेब ब्राउजर में रहने वाली है। रूट ड्राइव अगर हम बात करें, रूट ड्राइव तो रूट ड्राइव तो नहीं, पर रूट डिवाइस हम लोग जरूर देखते हैं। सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, इनको हम रूट में लेकर आ जाते हैं। स्पैम पेज हमारे पास में नहीं होता। हाँ, स्पैम हमारे पास में ईमेल में जरूर होता है ना, जहाँ पर हमको जो बल्क में मैसेज आते हैं, है ना, जो कंप्यूटराइज तरीके से भेजे जाते हैं, उनको वहाँ पर स्टोर किया जाता था। पहले इसका नाम ट्रेस था, है ना, अब इस नाम से आता है। किसके नाम से, स्पैम के नाम से आता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ईमेल मैसेज में मेन मैसेज बॉडी के साथ भेजी गई डॉक्यूमेंट या इमेज फाइल को क्या कहा जाता है? ईमेल मैसेजेस की बात हो रही है, तो मेन जो आपका मैसेज है ना, उसके साथ भेजी गई डॉक्यूमेंट की फाइल होगी या कोई इमेज होगी, तो उस फाइल को क्या कहते हैं? तो हमने देखा है कि ईमेल पे जब भी हम भेजते हैं, इस तरह का हमको वहाँ पर क्या मिलता है, साइन मिलता है, चित्र। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल, इमेज या वीडियो को हम लोग अटैच करके और मेल के साथ हम लोग भेज देते हैं, है ना, कि उस वीडियो, इमेज या डॉक्यूमेंट फाइल होगी उससे संबंधित 2 लाइन हमने लिख दी और बाद में फिर फाइल अटैच कर देते हैं। बहुत बार हम लिख देते हैं फाइंड द अटैचमेंट, उसको ढूंढ के और फिर उसमें जो भी करना होगा सामने वाला व्यक्ति करेगा। तो क्या कहलाता है वो कहलाता है अटैचमेंट कहलाता है, ये याद रखना। प्रोटोकॉल हेडर्स, डोमेन प्रोटोकॉल तो मैं बता चुका हूं आपको, बहुत बार नियमों का समूह कहलाता है। डोमेन नेम हमारे पास में बेसिकली www. है ना, google.com। तो google.com क्या होता है, ये हमारे पास में डोमेन नेम होता है। और एक चीज और बता देता हूँ कि हमारी जो मेल आईडी होती है, तो XYZ आपकी मेल आईडी होगी, उसके बाद @ के बाद का सारा हिस्सा डोमेन नेम कहलाता है, उसको याद रखना। सिग्नेचर एल्गोरिथम में स्टेप बाई स्टेप जो हम लिखते हैं उसको एल्गोरिथम में कहते हैं। किसी भी काम को करने के लिए या सॉल्यूशन के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप जो लिखा होता है उसके सॉल्यूशंस, वो एल्गोरिथम में कहलाता है। सिग्नेचर की बात हो रही तो सिग्नेचर का हम लोग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर हमारे एग्जाम में जरूर आता है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर किसी व्यक्ति या संस्था की इन्फॉर्मेशन होती है, और डिजिटली हम लोग किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेब रिलेटेड टर्म केवल लोकल कंप्यूटर पर निर्भर रहने के बजाय इंटरनेट के माध्यम से फाइल, एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग सर्विस जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को स्टोर एक्सेस करने को दर्शाता है ना? फिर से देख लीजिए, कौन सा वेब रिलेटेड टर्म है, मतलब चलेगा कहाँ पर भी, या ये वेब पर ही चलने वाला है, याद रखना है, इंटरनेट पे ही चलने वाला है। क्लियर हो गया। दूसरा है, लोकल कंप्यूटर पर निर्भर रहने के बजाय, मतलब लोकल कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का इसमें कोई योगदान नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से, मतलब इंटरनेट पर चल रहा है और इंटरनेट के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल, एप्लीकेशन या प्रोसेस सर्विस या कंप्यूटिंग, है ना, का यूज कर सकते हैं या उस पर हम काम कर सकते हैं।
हमारे पास में बोल रहा है डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क को हम लोग फॉर्मेट करते हैं, नए ट्रैक सेक्टर तैयार करते हैं और डेटा उसमें स्टोर करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये तो हार्ड प्रिंटर हो गया, कागज पर प्रिंट अगर करना होगा तब हम इसका यूज करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग हमको बोल रहा है और यहाँ पर है कैरेक्टर इनकोडिंग ओनली, तो हमारे पास में इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग आएगा। और क्लाउड कंप्यूटिंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, चाहे उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म की बात कर ले, है ना, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हमको जो सुविधा देती है, क्लाउड की सुविधा हमको देती है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा। कैरेक्टर इनकोडिंग इसमें नहीं होगा हमारे पास, वो डिकोड एनकोड की बात हो रही है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट ऐसा इंटरफेस होता है जिसके माध्यम से यूजर ग्राफिकल अथवा टेक्स्ट कमांड देकर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है ना, या ऐसा इंटरफेस देता है जिसमें हमको क्या करना है, यूजर ग्राफिकल अथवा टेक्स्ट कमांड देकर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन कर सकता है, या तो कमांड के माध्यम से दे देगा या ग्राफ या चित्र के माध्यम से दे देगा, इंटरेक्ट हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा, उस पर काम कर सकेगा। हमारे पास में है ALU, सेल है, प्रिंटर ड्रम है और कैश लाइन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, किसकी बात हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हो रही है, पहली चीज क्लियर। और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, वो एक कंपोनेंट है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर ALU ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है क्या, नहीं है, किसका है ये, और ये हमारे पास में भी है किसका, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये हार्डवेयर का भाग है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला हमारे पास में सेल है, प्रिंटर है और कैश लाइन है। तो कैश लाइन की अगर हम बात करें तो कैश लाइन भी हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आती है, ठीक है। प्रिंटर ड्रम की बात करें तो ये भी नहीं आता है। अब बचा क्या हमारे पास में, शेल। क्या बचा है, शेल बचा है। सेल के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी दूंगा। देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है, तो वो कौन सा है, सेल है, ठीक। अगर हम बात करें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन भाग क्या होता है, कर्नेल होता है। मेन कोर जो होगा या उसकी मुख्य कोडिंग क्या होगी, कर्नेल होती है। एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये है कर्नेल। पर हम इस कोर से डायरेक्ट हम लोग बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम उसको कमांड नहीं दे सकते। तो अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे कमांड के माध्यम से या ग्राफिकल इंटरफेस के माध्यम से, तो हमारे कमांड पहले कहाँ जाते हैं, इस सेल पे जाएंगे। सेल फिर कहाँ तक पहुंचाएगा, कर्नेल तक के या मुख्य कोड तक के उसके पहुंचाएगा, फिर हमको क्या मिलेगी, प्रोसेस मिलेगी, आउटपुट मिलेगा। तो याद रखना, प्रश्न जो पूछ रहा है वो किसकी बात कर रहा है, वो सेल की बात कर रहा है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी है कि हम इस पे अगर हम कमांड देना है तो किसके थ्रू जाएगा, तो सेल के थ्रू ही जाएगा, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर CPU तथा प्रिंट जॉब जनरेट करने वाले एप्लीकेशन से धीमा है। कौन सी OS टेक्निक प्रिंट जॉब को टेम्परेरी क्यू करती है ताकि एप्लीकेशन को प्रत्येक पेज प्रिंट होने तक वेट ना करना पड़े। हमारे पास से बेसिकली फीचर प्रिंटर के अलावा और भी जगह यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन प्रिंटर के ही बनते हैं। जब भी हम कंप्यूटर से प्रिंट देते हैं तो प्रिंट मतलब हमने 100 पेज की फाइल दी है, 200 पेज की हमने फाइल दी है, तो प्रिंटर के पास खुद की रैम होती है, मेमोरी होती है, तो यहाँ से वो पेज कहाँ जाते हैं, उसकी रैम में जाते हैं और फिर वो प्रिंट करेगा। तो अगर मान लो वो एक पेज प्रिंट कर रहा है ना, और 100 पेज प्रिंट करने हैं, तो हमने पेज को प्रिंट दिए, तो एक पेज गया, फिर प्रिंट होगा, फिर अगला जाएगा, फिर प्रिंट होगा, फिर ऐसा जाएगा, तो इसमें बहुत समय लगेगा। तो होता क्या है, हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास होता है वो यूज़ कराता है किसको, स्पूलिंग की प्रोसेस को यूज़ कराएगा। इसमें क्या होता है कि मान लो हमने 100 पेज प्रिंट दिए, तो जैसे हमने प्रिंट कमांड चलाया तो सारे पेज तेजी से कहाँ जाने लगते हैं, प्रिंटर की मेमोरी में, और वहाँ पे जैसे एक सफिशिएंट पेज उसके पास में आ जाते हैं, उसका प्रिंट स्टार्ट करता है, तो तेजी से प्रिंट निकलते हैं, और बचे वाले पेज भी क्यू में एक पीछे कतार में लगे हुए वहाँ पर आके जमा हो जाते हैं, कहाँ पर, उसकी रैम में। तो प्रिंटर तभी प्रिंट निकालेगा जब उसका जॉब उसके पास में होगा, फिर वो प्रिंट स्टार्ट करता है ना। जब तक कि पूरे पेज उसके पास नहीं पहुँचते हैं वो प्रिंट स्टार्ट नहीं करता है।
तो पूरे कतार में जमा कर लेगा और फिर प्रिंट निकालेगा। तो क्यू सीक्वेंस में उसको सेट किया जाता है एक के बाद, और उसी सीक्वेंस से निकलते हैं। क्या होगा हमारे पास में, स्प्लिंग होगा, इसको याद रखना। इनके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं पहले भी। अगला है मॉडर्न विंडो इंस्टॉलेशन में सिस्टम ड्राइव के लिए वाइडली यूज्ड तथा परमिशन और लार्ज फाइल जैसे सुविधा सपोर्ट करने वाला फाइल सिस्टम कौन सा है। हमसे बोल रहा है मॉडर्न विंडोज। देखिए, जब भी विंडोज वर्ड आए तो हमारे पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही आना चाहिए, क्योंकि जितने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही बनाता है। इसके अलावा हमारे पास यूनिक्स लाइनेक्स के अलग होते हैं, एप्पल के हमारे पास में अलग होते हैं, इनके अलग फॉर्मेट्स काम करते हैं। फिलहाल हमारे पास में क्या बोल रहा हूँ, मॉडर्न विंडोज मतलब माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं। सिस्टम ड्राइव के लिए वाइडली यूज तथा परमिशन और लार्ज फाइल जैसा सुविधा सपोर्ट करने वाला फाइल सिस्टम की बात है। तो इस प्रश्न में अगर हम ध्यान देंगे, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन ये पूछना क्या चाहता है वो, मॉडर्न विंडोज में फाइल सिस्टम कौन सा यूज किया जाता है। इतना सही प्रश्न है। तो हमारे पास में जो मॉडर्न विंडोज होते हैं, मैंने बता दिया माइक्रोसॉफ्ट के, तो बेसिकली हमारे पास अगर हम पुराने वर्जन्स में जाते हैं और नए वर्जन्स में जाते हैं तो दो ही तरह के वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, क्या, फाइल सिस्टम। थोड़े से चेंजेस उसमें जरूर है, लेकिन बेस वही है। जैसे हमारे पास में पुराने वर्जन, ये मॉडर्न का बोल रहा है, पुराने वाले की बात करें तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते थे, फैट यूज़ करते थे, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, तो वहाँ फैट 12 है, 32 भी हमको मिलता है, तो पुराने में। नए वाले वर्जन पे क्या मतलब मॉडर्न में हमसे पूछ रहा है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक, उसको याद रखिएगा। और ये एक्सटेंसिव वाले जो हमारे पास में है, एक्सटेंसिव वाला यूज़ किया जाता है कहाँ पर, यूनिक्स लाइनेक्स में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। और ये क्या है, हायरार्चिकल फाइल सिस्टम है, इसका यूज़ एप्पल वगैरह में भी किया जाता है, याद रखेंगे। फिलहाल हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, NTFS। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस की करेंट स्टेट, प्रोग्राम, काउंटर तथा शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन जैसी डिटेल्स किस स्ट्रक्चर में रखती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रहा है, उसमें कोई प्रोसेस आपकी है, करेंट स्टेट मतलब उसकी जो करंट स्थिति है, प्रोग्राम का काउंटर तथा शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन जैसी डिटेल्स किस स्ट्रक्चर में रखी जाती है। बेसिकली ये सारे काम कौन करते हैं, हमारे पास में रजिस्टर्स करते हैं, जितने भी लिखे हुए उसने। पर ये किस, हमारे पास में क्या बोल रहा है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है। हमारे पास में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पेज फूटर, मेल हेडर और ग्राफिक्स प्लेटर। एक ग्राफिक्स प्लेटर में आपका कलर वर्ड से संबंधित है। मेल हेडर, जब मेल हम भेजना चाहते हो तो हेडिंग क्या रखना चाहते हो उससे संबंधित है। पेज फूटर हमको पता है नीचे की तरफ होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारे पास में क्या है, प्रोसेस कंट्रोल और ब्लॉक्स होते हैं। इसमें ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, चाहे प्रोग्राम काउंटर की बात कर रहा हो कि इसके बाद कौन सी कमांड जाने वाला है, कौन सी अभी चल रही है, बाद में कौन सी जाने वाली है, तो ये सारा का सारा जो है हमारे पास में क्या कहलाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। किस प्रकार के यूजर इंटरफेस में यूजर मुख्य रूप से आइकन और मेन्यू चुनने के बजाय टेक्सचुअल कमांड टाइप करता है। दो तरह के हमारे पास इंटरफेस होते हैं। एक होता है जिसमें हम ग्राफ या चित्र के माध्यम से यूज करते हैं, वहां पर हम माउस का यूज करते हैं ज्यादातर। एक हमारे पास में आता है जहां हमको कंप्यूटर से काम अगर कराना है तो हमको उसको जो जितने भी कमांड्स होंगे क्या करना पड़ेगा, टाइप करके देने हैं, तब वो काम करता है। तो हमारे पास में एक हमारे पास में होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफ या चित्र की जरूरत पड़ती है। और जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इस कमांड किस में देना है, हमको टेक्सचुअल फॉर्म में देना है, तो हम लोग यूज करते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इसको CUI बोलते हैं हम, क्या, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोला जाता है, याद रखना, किसी को, इसी को, CLI को। इसका फुल फॉर्म क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दोनों एक ही बात हो रही है, ये भी याद रखिएगा। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, एक्सेल का कौन सा फीचर सेल में एंटर की जाने वाली वैल्यू के प्रकार को रिस्ट्रिक्टेड करता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोकता है। एक्सेल का कौन सा फीचर सेल में एंटर की जाने वाली वैल्यू के प्रकार को रिस्ट्रिक्टेड करता है, जैसे केवल 1 से 100 तक होल नंबर अलाउ करना। ठीक है, क्या कर देगा वो, रोक देता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब रोकना होता है, मतलब बात किसकी हो रही है कि उसकी लिमिट सेट कर देंगे, लिमिटेशन की बात हो रही है। हमारे पास में बोल रहा है वो डेटा वैलिडेशन,
फ्री स्पैन, फाइंड रिप्लेस और पेज सेटअप। एक्सेल में ये फीचर सेल में एंटर करने की बात कर रहा है, तो पेज सेटअप आंसर तो कहीं से कहीं नहीं बनेगा, वो तो पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा है, तो पेज का क्वेश्चन नहीं बनता है। फाइंड रिप्लेस की बात कर रहा है, तो ये ढूंढने से संबंधित है ना, कि ढूंढना है और उसको बदलना है, तो ये भी हमारे पास में क्या बोल रहा है, डिजिट एंटर करने की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फ्रीज पेन की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास कॉलम हेडर और रो हेडर जो होता है उसको ब्लॉक करने की बात करके वहीं पे उसको रोक दो, फिर हम एंट्री करते चलेंगे तो हेडिंग वही रुकी रहेगी ताकि गलत जगह एंट्री ना हो। ठीक है, तो ये भी आंसर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये तीनों आंसर नहीं है। हमारे पास में क्या है, डेटा वैलिडेशन है। अब डेटा वैलिडेशन क्या होता है इसको समझ जाइए तो आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि उसमें हम लोग जो क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि मान लो हमने ये सेल अगर हमने डाल दी कि भैया इसमें क्या आना चाहिए, इसमें सिर्फ टेक्स्ट आना चाहिए, तो इसमें फिर टेक्स्ट ही आने वाला है। हम जैसे ही उसमें डाटा टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, उसको बाहर कर देगा वो, है ना। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के मतलब ये है कि उस डेटा की जांच की जाएगी कि उस सेल में जाने के लिए वो वैलिड है या नहीं, तभी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 1 से 100 तक होल नंबर अलाउ करना, तो यहाँ पे जो सेल होगी इसमें 1 से लेकर सिर्फ 100 तक के नंबर आएंगे, 101 नहीं आएगा। ठीक है, या इससे बड़ी संख्या नहीं आएगी। तो डाटा वैलिडेशन सेट करने पर हम उतना फिक्स कर देते हैं, याद रखिएगा। स्पेसिफाइड रेंज में मौजूद सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करने वाला एक्सेल फंक्शन कौन सा है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है बस ये पहचानना है। तो हमको न्यूमेरिक वैल्यू बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, मतलब आपको जो संख्या दी जाएगी उस संख्या में आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बस वो निकालना है। तो हमने ऐसा दिया रहेगा सबसे बड़ी निकालने का बोलेगा, तो यहाँ पे कौन सी दिख रही है सबसे बड़ी, ये 50, ये आंसर आ जाएगा। सबसे कम की बात होगी तो क्या करेगा वो 12 को ले लेगा। तो बड़ी निकालना है तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, मैक्सिमम संख्या। सबसे छोटी बोलता तो मिनिमम संख्या करते। ऐसी कौन सी सेल है जो सिर्फ नंबर वैल्यू रखती है तो काउंट चलाते, और हमको बीच की संख्या निकालना होता है, बीच का निकालना रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, मिडिल की। अगला है हमारे पास में लार्ज, अच्छा बीच की संख्या से मत समझ आना, बीच के कैरेक्टर्स निकालने की बात होगी, है ना। लार्ज डेटा टेबल को कैटेगरीज के आधार पर तेजी से समराइज तथा रीअरेंज करना। देखिए मैं पहले पढ़ लेता हूं। करने के लिए बिना बहुत सारे फॉर्मूलास मैन्युअली लिखे कौन सा फीचर विशेष रूप से उपयुक्त होता है। आपको एक ऐसा, इस प्रश्न के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं, आपका आंसर 100% क्या लगेगा, सही लगेगा, है ना। प्रश्न जैसे मैं यहां तक पढ़ के आया, कहां तक पढ़ के आया, मैं यहां तक पढ़ के आया, तो मुझे पता है कि किसके बारे में पूछ रहा था, प्रश्न यहां तक पढ़ने के बारे में। तो अब आप लोग भी सीख जाएंगे, जब भी हमारे प्रश्न में इस तरह का वर्ड आए, क्या है ये, समराइज, है ना, या हिंदी में आ जाए सारांश, है ना, समराइज करना या सारांश निकालना, ऐसे वर्ड अगर आते हैं या इसके सिमिलर कोई वर्ड जब भी आए एग्जाम में, तो याद रखना वो पिवोट टेबल की ही बात कर रहा है। क्योंकि जब भी हमारे पास में क्या होगा, एक वर्ड ये भी याद रखना, है ना, कि प्रश्न में क्या आ जाए, लार्ज डेटा आ जाए, बहुत बड़ा डेटा। भैया हम कौन सा डेटा को समराइज करेंगे, जो बहुत बड़ा होगा उसी का तो सारांश निकालेंगे। तो जब भी बहुत बड़े डेटा का जिक्र कर ले या फिर सारांश या समराइज, इस तरीके के वर्ड हमारे क्वेश्चन में दिख जाए तो सीधे सीधे आंसर लगाना किसका, पिवोट टेबल का, सीधे से लगा दो बिना किसी सोच के। ऐसा इसलिए कि पिवोट टेबल जो होता है ये एडवांस एक्सेल का भाग है, बहुत बड़ा टूल होता है। इसका यूज हम वही करते हैं जहां पर डेटा बहुत ज्यादा हो, उसमें से कोई काम की चीज ढूंढ के निकालनी हो या उसको अरेंज करना हो, व्यवस्थित करना हो, समराइज करना हो, तब हम यूज करते हैं पिवोट टेबल का। ऐसा आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको हेडर फुटर पता है, वर्ड आर्ट भी मैं पढ़ा चुका हूँ, स्पेलिंग चेक भी पता है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये आता ही है 100% एग्जाम में आने वाला कोई क्वेश्चन है तो ये रखा है आपके सामने, स्पेलिंग चेक। F7 शॉर्टकट की या स्पेलिंग चेक के बारे में पूछेगा, या फिर कौन सी टैब है तो रिव्यू टैब होती है, बता दो। टूल बॉक्स पूछे तो प्रूफिंग होता है, और इसी का पड़ोसी होता है स्पेलिंग चेक का ऑप्शन जो होता है उसी का पड़ोसी क्या होता है, थिसॉरस, जो एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड या अर्थ हमको निकाल कर देता है, उसके शॉर्टकट की Shift+F7 होती है। ये एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है। अगला है, एक कॉलम में राज कंप्यूटर जैसे
कंप्लीट नेम है और यूजर स्पेस कैरेक्टर के आधार पर इन्हें अलग अलग कॉलम में बांटना चाहता है। कौन सा एक्सेल टूल इस कार्य को करने के लिए बनाया गया है? हमारे पास में किसी कॉलम में क्या है, ये पूरा नाम एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, और कंप्लीट नेम है और यूजर स्पेस कैरेक्टर के आधार पर अलग अलग कॉलम में बांटना चाहता है कि ये नाम जो है वो अलग अलग कॉलम में चले जाए। तब हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, मतलब कौन से यहाँ पर टूल का यूज हम करेंगे उसकी बात कर रहा है। हमारे पास में है गोल सीक, हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर, टेक्स्ट टू कॉलम हमारे पास में और फ्रीज पेन हमारे पास में। यहाँ पर सबकी बात कर लेंगे हम लोग। अगर हम पहले बात करें गोल सीक की, तो गोल सीक क्या करता है कि हमारे पास में किसी काम को अगर करना है तो उसके पूरा होने के लिए जितनी संभावनाएं हो सकती है वो खोजता है ना। कि जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि मान लो हमारे पास में क्या दिया है कि बोले हमारे पास 500 रुपये दिए है ना। अब इस 500 रुपये को 7 भागों में बांटना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, 500 रुपये को 7 भागों में बांटना है। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करके 7 का भाग देके फिर हम निकालेंगे। पर हमारे पास में गोल सीक क्या करेगा, वो संभावनाएं हमको बता देगा सारी की सारी कि यहाँ पर कौन सी डिजिट, यहाँ पर कौन सी, आगे पीछे मूव करके कौन कौन सी डिजिट हम आगे कौन सी पीछे रख सकते हैं। ऑल ओवर टोटल कितना होगा उसका इतना ही होगा। तो हम तो एक कंडीशन निकाल पाएंगे इक्वल वाली, है ना। लेकिन गोल सीक क्या करेगा, अलग अलग वैल्यू के साथ में भी टोटल उसका क्या कर देगा, 500 कर देगा। तो वहाँ यूज करते हैं। मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक सेल को मर्ज करके और उसका अलाइन क्या कर देगा, सेंटर कर देगा। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, तो ये हमारे टेक्स्ट को कॉलम में बांटता है ना। जो टेक्स्ट हमारे पास में लिखा होगा उसको, जैसे प्रश्न बोल रहा है अलग अलग कॉलम में बांटना है, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज यहाँ पर करेंगे। ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है कि उस टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम, जितने भी कॉलम हमको वर्ड होंगे उसमें बांट देगा। तो टेक्स्ट को किस में बदलेगा, कॉलम में। फ्रीज पेन, ये भी मैंने बताया कि कॉलम और हमारे पर रोज हेडिंग जो रहती है और कॉलम हेडिंग जो रहती है उसको फ्रीज करने के लिए, रोकने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट टू कॉलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कनेक्शन ऑपरेटर का उपयोग करके सेल A1 और B1 के टेक्स्ट के बीच एक स्पेस के साथ जोड़ने वाली सही फार्मूला कौन सी है। देखिए इसके पहले हम बात कर रहे थे अलग अलग करने की, अब बात हो रही है जोड़ने की, है ना। कि हमारे पास में सेल A1 और B1 में टेक्स्ट है और उनके बीच में स्पेस, एक सिंगल स्पेस लगाना है और दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो मैं सीधे सीधे बताऊँ आपको। हम लोग यूज करते हैं क्या, हम लोग को सेल एड्रेस लगाना है और M% यूज करना है। इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा अगर ऐसा देखो तो ऐसा लिखा हुआ है, बीच में क्या है, स्पेस है, जो कि ये बोल रहा था, ठीक है। तो हमने सेल का एड्रेस लिखा, M% लगाया, इन्वर्टेड कामा में ब्लैंक स्पेस रखा हमने एक, और फिर M% लगा के B1 लिख दिया। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 अलग अलग सेल में नाम, जो कि एक में नेम लिखा हो और एक में लास्ट नेम लिखा हो, तो दोनों को मर्ज करके एक सेल में हम दोनों साथ में ला सकते हैं, ठीक। तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, याद रखना। ये वाले जो हमारे पास में है ये अलग है, ये रेंज बता रहा है, डिवाइड के लिए बता रहा है, ये जोड़ने के लिए बता रहा है, सिर्फ जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे संख्या होनी चाहिए तब जुड़ेगा, यहाँ पर भी संख्या होनी चाहिए तब जमेगा। यहाँ पर हमारे पास रेंज है, इसके बाद हमको आगे और फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये कैसा है, ये अधूरा है, क्या करना है उसमें दिखाया नहीं है, सिर्फ रेंज बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये क्या करेगा, सिर्फ सेलेक्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। चलिए, तो इसको याद रखना, ऐसे हम जोड़ते हैं अलग अलग। एक वन वे मैथमेटिकल फंक्शन डेटा को फिक्स लेंथ वैल्यू में बदलती है, जिसका उपयोग सामान्यतः इंटीग्रिटी चेकिंग के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो हमसे बात हो रही है क्या, एक वन वे मैथमेटिकल फंक्शन है। वन वे है मतलब एक ही तरफ वाला है ना। फिक्स लेंथ मतलब एक फिक्स आपको लेंथ दे दी गई है, लंबाई दे दी गई है, और उसको वैल्यू में बदलती है, जिसका उपयोग सामान्यतः इंटीग्रिटी चेकिंग में होता है। चलिए, इंटीग्रिटी मतलब विश्वसनीयता की बात होगी, है ना। चलिए, हमारे पास में है पेजिंग। पेजिंग बेसिकली हम लोग स्टोर जब करते हैं तो ये मेमोरी से जुड़ा हुआ वर्ड है, यहाँ पर याद रखना। प्रिंटिंग, ये प्रिंट करने से जुड़ा हुआ है। हैजिंग हमारे पास में है और रेंडरिंग हमारे पास में है। तो आइए दोनों को बता देते हैं। हम पहले बात करते हैं रेंडरिंग की। रेंडरिंग क्या होता है कि जैसे कि अभी ये वीडियो शूट हो रहा है ना, वीडियो शूट होता है, रिकॉर्ड हो गया, इसके बाद फिर इसको रेंडर किया जाता है। रेंडर करने के बाद फिर ये अपलोड होगा और फिर आपको मिलने वाला है।
तो ऑल ओवर हमारे पास में क्या होगी, अलग अलग स्टेप्स में काम होता है। तो जब भी कोई रॉ वीडियो होगा उसको प्रोफेशनली पोस्ट करना है, उसको सेव करके रखना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उस वीडियो में जितनी भी एडिटिंग आपने कर ली उसके बाद उसको रेंडरिंग की जाती है, उसकी बस इतना याद रखना है। हैजिंग हमारे पास में, हैजिंग हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। हैजिंग क्या होगा कि हमारे पास में जो भी वर्ड होगा, है ना, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है तो उसकी लंबाई कैसी कर देगा, लिमिटेड कर देगा, छोटी कर देगा, है ना। छोटी करने के लिए, फिक्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और मोस्टली इसका यूज़ जैसे कि हमको पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है वहाँ पर किया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, हैशिंग होगा। रेंडरिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा मेरिकुलस प्रोग्राम यूजर के, मेरिकुलस मतलब नुकसान पहुंचाने वाला, याद रखना, इसके पहले भी इस वर्ड के बारे में बात किया होगा। प्रोग्राम यूजर के कीबोर्ड इनपुट को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है ताकि यूजर नेम और पासवर्ड जैसी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सके। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कीबोर्ड से जब भी आप कोई की टाइप करते हो, फिलहाल उसने तो नाम बोल दिया स्पेसिफिक यूजर आईडी पासवर्ड, आप कुछ भी टाइप करोगे तो उसको क्या कर लेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा भैया। तो ऐसा मेरिकुलस प्रोग्राम कौन सा है, या ऐसा मालवेयर प्रोग्राम कौन सा है। हमारे पास में कोडेक बोल रहा है, डिफ्रेगमेंटर, फायरवॉल और की लॉगर। तो हमारे पास में जो प्रश्न का राइट आंसर है वो क्या है, की लॉगर है। कीबोर्ड से आप जो भी टाइप करोगे उसको क्या कर लेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक, और उसके जो बनाया जिसने उसको भेजा होगा उसके पास इंफॉर्मेशन भेज देगा। तो यहाँ पे चुराया क्या जाता है, यूजर आईडी और पासवर्ड ही चुराया जाता है मोस्टली, याद रखिएगा। बाकी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज को करेक्ट करने वाले, देखिए इसका वर्ड का मीनिंग होता है कि हम जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें जो कमियां आ रही है, जो परेशानी आ रही है, उसकी बात हो रही है। को करेक्ट करने वाले सिक्योरिटी अपडेट नियमित रूप से इंस्टॉल करने की प्रक्रिया सामान्यतः क्या कहलाती है। भैया आपका सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में कोई कमी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है। ये सॉफ्टवेयर कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, है ना, उसमें हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है, समय के साथ परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तब वो धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहती है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग जो यूज कर रहे हैं वो भी, या ये वाला सॉफ्टवेयर भी, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है, उसी को सुधारा जाता है हमेशा। तो ये नियमित क्रम होता है, उसको अपडेट करने का नियमित क्रम होता है। तो जब हम अपडेट करते हो तो ऐसा नहीं करते कि पूरा हटा दिया फिर नया इंस्टॉल करते, ऐसा नहीं करते। तो जो आपके पास में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी, समय समय 15-20 दिन में अपने आप वो अपडेट मांगती है, उसको अपडेट करते रहिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी अपने आप समाप्त होते रहने वाली है। तो जो अपडेट की फाइल होती है ना, वो क्या कहलाती है, साथ में ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, इसकी बात होने वाली है। हमारे पास में स्पेलिंग, ये आपको पता है क्या होता है, पैचिंग है, स्पूलिंग अभी हमने पढ़ लिया, इंडेक्सिंग मतलब जो बुक का सामने इंडेक्स हम लोग तैयार करते हैं लिस्ट बना के, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर पैचिंग जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। तो जो अपडेट फाइल होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैच। अपडेट फाइल क्या बोलते हैं, हम पैच बोलते हैं, ठीक। और ये प्रोसेस होती है कि उसको नियमित रूप से बराबर अपडेट करते रहना, तो उसको पैच फाइल लगातार मिलते रहती है। तो हम लोग पैचिंग वर्ड की जगह, प्रोसेस की जगह या पैच वर्ड की जगह मोबाइल वगैरह में आपको क्या मिलता है, वो अपडेट का ऑप्शन मिलता है। हाँ, तो अपडेट में होता है क्या है कि सिर्फ वह एक फाइल आती है जो सिस्टम में आने वाली समस्याओं को सुधार रही है, तो पैचिंग कहलाती है। और पैच हम लोग वैसे भी जानते हैं पैच को, है ना, कि बहुत छोटी सी फाइल होती है, उसमें अपडेट फाइल होती है जिसको डाल के हमारे सिस्टम को हम लोग अपडेट कर लेते हैं। तो याद रखना है इसको। अगला है, डिजिटल ऑडियो में बिट डेप्थ बढ़ाने से मुख्य रूप से प्रत्येक सैंपल क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रत्येक सैंपल क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डिजिटल ऑडियो की बात हो रही, हम आजकल डिजिटल ऑडियो ही ज़्यादा सुनते हैं, उसमें बीट डेप्थ अगर बढ़ाती है तो फिर क्या होने वाला है, कुल मिला के ये बात हो रही है। तो अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अधिक एम्पलीट्यूड लेवल हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड लेवल बढ़ जाएगा, क्या, अधिक वेब एड्रेस, अधिक प्रिंटर पेज, अधिक नेटवर्क नोड की बात हो रही है। तो बेसिकली तीनों ऑप्शन जो है ये प्रश्न से रिलेट नहीं करते, ये वाला ही करता है। क्यों कि डिजिटल ऑडियो की बात हो रही है और यहाँ पे क्या वर्ड आ गया हमारे पास, एम्पलीट्यूड का आ गया। एम्पलीट्यूड मतलब बढ़ाना, है ना, जैसे कि हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं या नेटवर्क पे हम लोग रिपीटर का यूज़ करते हैं, ये सिग्नल को रीजनरेट करते हैं या बढ़ा देते हैं, जो लो सिग्नल रहते हैं उसको हाई सिग्नल में बदलते हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे, डिजिटल ऑडियो में बिट डेप्थ को हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड लेवल क्या हो जाएगा, वो अपने आप कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसको याद रखना।
अगला क्वेश्चन है ब्लैंक मेज या वीडियो फ्रेम की इमेज होगा ना, आई इसका किसी ने खा लिया है। इमेज या वीडियो फ्रेम की विड्थ और हाइट के पोटेंशियल रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, उसकी पोटेंशियल रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है। देखिए चाहे इमेज हो या वीडियो हो, यहाँ पर फ्रेम है हमारे पास, है ना। अब इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई और हाइट मतलब ऊंचाई, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो आपने कोई भी इमेज देखी होगी, कोई इमेज होगी इस तरीके से, कोई इमेज होगी, या आपने देखी होगी इस तरीके से कोई इमेज होगी, या आपने देखा होगा इस तरीके से कोई इमेज। इमेज का साइज अलग अलग हमारे पास में होते हैं, इस तरीके की इमेजेस होती है। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे वीडियो का जिक्र भी क्या है, हाँ दिया है। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपके मोबाइल में देख रहे होंगे, तो इसका भी क्या है, एक प्रॉपर हाइट है और प्रॉपर क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम जो अभी यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये 16:9 का है ना। 16 ऐसा है, 9 ऐसा, 16:9 हो गया। और जब आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हो तो उसमें क्या हो जाता है, 9:16 हो जाता है। चौड़ाई कैसी 9 और हाइट कैसी 16 हो जाती है, मतलब यही वीडियो ऐसा पलट दिया जाएगा। तो बात किसकी हो रही है, रेशियो की बात हो रही है ना। रेशियो की बात हो रही है, तो याद रखना ये जो कहलाता है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, इसको हम एक साथ किसी इमेज की या वीडियो को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्पेक्ट रेटियो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एस्पेक्ट रेटियो बोलते हैं, याद रखना। ठीक, तो मैंने बता भी दिया कि इसका वीडियो क्या है, वैसे बाकी जगह भी होता है। सैंपल रेट, फ्रेम रेट या क्लॉक रेट नहीं होने वाला है। क्लॉक रेट वैसे भी सीपीयू में आएगा। वन सीक्वेंस जिसमें कंप्यूटर डेटा प्राप्त करता है, उस पर ऑपरेशन करता है और क्या लिखा है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है, सबसे उपयुक्त रूप से किसके रूप में दर्शाया जाता है। देखिए हमारे पास किसकी बात हो रही है, एक सीक्वेंस की बात हो रही है कि एक सीक्वेंस है जिसमें कंप्यूटर डेटा को प्राप्त करेगा, कर लिया, उस पर ऑपरेशन करना है, उसने कर लिया, है ना। उसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मतलब कि आउटपुट निकल गया, है ना। और सबसे उपयुक्त रूप से किस में दर्शाया जाता है, तो कंप्यूटर की क्या है, ये प्रोसेस है। कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। तो हमारे पास में इनपुट, प्रोसेस और देन आउटपुट, ये पहले वाला ऑप्शन सही है। आउटपुट से इनपुट नहीं करेगा, प्रोसेसिंग से प्रिंटर या इनपुट नहीं आएगा, स्टोरेज शटडाउन, आउटपुट कुछ का कुछ है ये, है ना। ये पहले वाला सही है। अगला है कंप्यूटर द्वारा बहुत कम समय में मिलियंस या बिलियंस ऑपरेशन करने की क्षमता मुख्य रूप से किस कैरेक्टराइज को दर्शाती है। देखिए मैं लगभग हर वीडियो में एक नई विशेषता लेके आ रहा हूँ कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर की विशेषता एग्जाम में पूछी जा रही है। अब लगातार वीडियो देख लो, ये हमारी तीसरी या चौथी विशेषता है जो हम अलग वीडियो में देख रहे हैं। कल आएंगे तो एक अलग विशेषता लेके आएंगे। तो हमारे पास में कंप्यूटर की विशेषताओं के क्वेश्चन एग्जाम में है, याद रखना। तो ये यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मिलियंस और बिलियन ऑपरेशन करने की क्षमता। तो यहाँ पर बात हमको बताए किसकी है, स्पीड की है। हालांकि इतने कैलकुलेशन वो कर पा रहा है इतने जल्दी जल्दी। तो इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, इमोशन नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगा, ये तीनों चीजें जो है कंप्यूटर में होती भी नहीं है। कौन सी होती है यहाँ पर, स्पीड तो हाँ ठीक है, ये हमसे ज्यादा तेजी से काम करता है। अगला है कौन सा नेटवर्क डिवाइस कमजोर डिजिटल सिग्नल को रीजनरेट करके ट्रांसमिशन मीडियम पर अधिक दूरी तक जाने में सहायता करता है। अभी हम वो एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, वही मैंने उसका नाम आपको बता दिया है। नेटवर्क में जब भी सिग्नल कम होते हैं तो वहां पर हम एक ही डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, रिपीटर। रिपीटर ही क्या करता है, जो सिग्नल कम हो जाते हैं उसको वापस रीजनरेट करके आगे की तरफ भेजता है। हम एक डिवाइस पढ़ते हैं नेटवर्क में, हब। तो हब को भी याद रखना, हब भी क्या है, एक तरह का रिपीटर है, एक तरह का रिपीटर के जैसे वो काम करता है। बहुत लंबा नहीं करेगा पर करता है, ठीक है। तो याद रखना इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिपीटर कहते हैं। प्रश्न का आंसर। राउटर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, पैकेट फॉरवर्डिंग में यूज करता है। पैकेट फॉरवर्डिंग वही करता है, अच्छा पाथ देखेगा उससे डाटा आपका भेज देगा तेजी से। प्रिंटर प्रिंट करता है, स्कैनर भी हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी डिवाइस के बीच मल्टीपल डायरेक्ट पाथ प्रदान कर सकती है और हाई फॉल्ट टॉलरेंस देती है, लेकिन सामान्यतः बड़ी संख्या में कनेक्शन की आवश्यकता होती है। देखिए हमसे एक ऐसी टोपोलॉजी के बारे में पूछ रहा है जिसमें हम लोग मल्टीपल डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर हमारे को हाई फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमको कनेक्शन बनाने की आवश्यकता होती है।
यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी की बात अगर हम करें, स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रलाइज हब होता है और बाकी सारे कंप्यूटर उससे आकर जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें हमको मल्टीपल डायरेक्ट पाथ नहीं मिलता है, इसमें सिंगल पाथ ही मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा क्या? नहीं। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होता है, उसी से कनेक्ट होके सारे कंप्यूटर आपस में चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को मल्टीपल डायरेक्ट पाथ नहीं मिलता है, साथ में हाई फॉल्ट टॉलरेंस भी नहीं मिलता है, और बहुत ज़्यादा कनेक्शन करने की, इसमें कनेक्शन करना है हमको, लेकिन उसमें हमको बस टोपोलॉजी में नहीं करना पड़ता है, इसलिए भी ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगर हम मेश टोपोलॉजी की बात करें तो मेश टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर होते हैं ये सारे कंप्यूटर आपस से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। मतलब एक कंप्यूटर कोई होगा तो नेटवर्क में जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर है उससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर से कैसा है? डायरेक्ट कनेक्ट होगा। जो भी कंप्यूटर होगा यहाँ पर, ये बच्चे वाले सारे कंप्यूटर, जैसे कि ये कंप्यूटर हम बात कर ले, इसका नाम अगर हमने ए दिया तो ए नाम का कंप्यूटर यहाँ पे रखा हो। बच्चे कितने? 1 2 3 4 कंप्यूटर बचे हैं। अब यहाँ से देखो, इस कंप्यूटर से एक केबल, 2 केबल, 3 और ये 4 केबल निकली हुई है। मतलब बचे वाले जितने भी कंप्यूटर हैं उनसे वाला कंप्यूटर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना। तो यही हमसे प्रश्न बोल रहा है कि बीच मल्टीपल डायरेक्ट पाथ कौन से है? ये वाला नेटवर्क हमको देता है, ये वाली टोपोलॉजी हमको देती है। अब इसमें होगा क्या कि एक हाथ कोई कंप्यूटर खराब हो जाए, कोई केबल खराब हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसी वजह से हाई फॉल्ट टॉलरेंस हमको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमको बोला बड़े संख्या में किसके आवश्यकता? कनेक्शन की। तो आप देख ही रहे हो पूरा का पूरा जाल बना हुआ है। ये बहुत लंबी दूरी के लिए हमको यूज में लाई जाती है, इसका याद रखना है। साथ में ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी होती है। जितनी भी टोपोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर में, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? यही मेश टोपोलॉजी होती है, याद रखना। इसमें कभी भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक, तो याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मेश टोपोलॉजी जो है वो है। अगला क्वेश्चन है, पेपर बेस्ड गवर्नमेंट टेंडर प्रोसेस को ऑनलाइन सिस्टम से रिप्लेस करना, जिसमें टेंडर्स पब्लिश हो, बिड रिसीव हो और प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस किया जाए, सामान्यतः क्या कहलाता है? तो हमसे गवर्नमेंट की प्रोसेस की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट कोई टेंडर निकाल रही है, उसकी प्रॉपर बीड लग रही है, बीड लगने के बाद में उसका जितना भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो की जा रही है, सारी ऑनलाइन है, हमको जाना नहीं पड़ रहा है ना। तो ये क्या कहलाता है? जो कि सारा का सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो हमारे पास में यहाँ पर कुल मिला के बात क्या हो रही है कि क्या हम ई प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, ई गेमिंग करने वाले हैं, ई ड्राइंग करने वाले हैं, ई प्रिंटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ई प्रिंटिंग, इंटरनेट के माध्यम से प्रिंटिंग, ई ड्राइंग, इंटरनेट के माध्यम से ड्राइंग, ई गेमिंग, इंटरनेट के माध्यम से गेमिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में ई प्रोक्यूमेंट्स है ना। तो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जा रहा है सारा कहाँ पर हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये हमारे पास में हो गया। आज 15 नंबर का वीडियो हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि अब जल्दी से हम लेके आने वाले हैं लाइव क्लासेस, है ना। कि जैसे एडमिट कार्ड आता है हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, फिर एग्जाम तक की चलती है। तो हो सकता है कि इस बार हम जल्दी लेके जाए, एडमिट कार्ड भी आपके आने ही वाले हैं। तो बेल आइकन को ऑन रखना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़े से अच्छे एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से रहने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में कल। तब तक के लिए जय हिंद।